जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं होता, यह अनगिनत सांसों का घर है। हर पत्ती एक कहानी कहती है, हर नदी जीवन को आगे बढ़ाती है और हर पद चिन्ह इस धरती के संतुलन की गवाही देता है। लेकिन इस विशाल चित्र में एक रंग ऐसा भी है जिसके बिना पूरा कैनवस अधूरा लगता है। रंग है एक शिकारी का, एक ऐसा शिकारी जो सिर्फ जंगल का राजा नहीं बल्कि पूरे वन का रक्षक है। जिस दिन जंगल से यह शिकारी गायब हो जाएगा, उस दिन सिर्फ एक प्रजाति नहीं खोएगी बल्कि बिखर जाएगा वह संतुलन जिसे प्रकृति ने लाखों वर्षों में बड़ी सावधानी से बुना है। आज 21वीं सदी में जब इंसान और प्रकृति के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है, तब एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है। क्या आने वाली पीढ़ियां उस शिकारी को सिर्फ किताबों और तस्वीरों में देखेंगी या फिर उसकी दहाड़ अब भी हमारे जंगलों में गूंजती रहेगी? इस सवाल का जवाब किसी एक सरकार, किसी एक वन अधिकारी या किसी एक संगठन के पास नहीं है। इस सवाल के जवाब को हमें मिलकर लिखना होगा, आपको, मुझे और बाघ को। रात का अंधेरा छट चुका है। भारत के किसी घने जंगल में अभी सूरज की पहली किरण भी धरती तक नहीं पहुंची है। चारों ओर सन्नाटा पसरा है। हवा साल के पेड़ों से टकराकर एक अनसुनी कहानी सुना रही। अचानक जंगल के भीतर से एक ऐसी आवाज गूंजती है जिसे सुनते ही पूरा जंगल ठहर जाता है। यह केवल एक दहाड़ नहीं बल्कि उस सम्राट की घोषणा है जिसके अस्तित्व पर पूरे जंगल का भविष्य टिका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह दहाड़ हमेशा के लिए खामोश हो जाए तो क्या होगा? क्या केवल एक जानवर खत्म होगा या फिर जंगल, नदियां, हजारों वन्य जीव और अंततः इंसान का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा? दुनिया में बाघों की जीवित उप प्रजातियों में सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली उप प्रजाति है रॉयल बंगाल टाइगर। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस कहते हैं। एक वयस्क नर बंगाल टाइगर का वजन 180 से 260 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि इसकी लंबाई पूंछ सहित लगभग 3 मीटर तक पहुंच सकती है। यह एक ऐसा शिकारी है जो अकेले शिकार करता है। इसकी रात में देखने की क्षमता इंसानों से लगभग 6 गुना बेहतर होती है। यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और लगभग 10 मीटर तक छलांग लगा सकता है। लेकिन बाघ की असली ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं बल्कि उसके पारिस्थितिक महत्व में छिपी है। लोग कहते हैं कि बाघ जंगल का राजा है, लेकिन क्या सचमुच जंगल में कोई राजा होता है? असलियत यह है कि बाघ जंगल पर शासन नहीं करता, वह जंगल का संतुलन बनाए रखता है। बाघ एक एपेक्स प्रेडेटर है, यानी खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर का शिकारी। यदि जंगल में बाघ मौजूद है तो वह हिरण, सांबर, चीतल और जंगली सुअर आदि शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित करता है। अगर बाघ न रहे तो इन जानवरों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी कि वे नई पौध और जंगल की पुनरुत्पत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। धीरे धीरे जंगल कमजोर होगा, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, नदियां प्रभावित होंगी और अंततः इसका असर इंसानों तक पहुंचेगा। वैसे भारत और बाघ का रिश्ता आज का नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना है। वैदिक साहित्य, पुराणों और लोक कथाओं में बाघ शक्ति, साहस और प्रकृति का प्रतीक माना गया। माँ दुर्गा का वाहन भी बाघ या सिंह के रूप में दर्शाया जाता है। भारत के अनेक आदिवासी समुदाय, विशेषकर मध्य भारत, झारखंड और पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों में बाघ को जंगल का रक्षक और पवित्र जीव मानते हैं। सदियों तक इंसान और बाघ एक ही धरती पर साथ साथ जीते रहे, कभी सम्मान के साथ, कभी संघर्ष के साथ, लेकिन दोनों का रिश्ता हमेशा प्रकृति से जुड़ा रहा। लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी ने इस रिश्ते को बदल दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान बड़े शिकार, जिसे उस समय स्पोर्ट माना जाता था, उसका चलन तेजी से बढ़ा। एक एक राजा और अंग्रेज अधिकारी सैकड़ों बाघ मारने का रिकॉर्ड बनाने पर गर्व महसूस करते थे। जंगल तेजी से काटे गए, रेल लाइनें बिछी, खेती बढ़ी, आबादी बढ़ी और बाघ का घर छोटा होता चला गया।
स्वतंत्रता के समय तक भारत में बाघों की संख्या तेजी से घट चुकी थी, लेकिन उस समय किसी के पास पूरे देश का वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं था। फिर आया वह दौर जिसने भारत को एक कठिन सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या भारत अपने सबसे गौरवशाली वन्य जीव को हमेशा के लिए खो देगा? भारत का राष्ट्रीय पशु हमेशा से बाघ नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब भारत का राष्ट्रीय पशु एशियाई शेर माना जाता था, लेकिन 1960 के दशक तक एक बड़ी समस्या सामने आने लगी। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर क्षेत्र तक सीमित रह गया था। दूसरी ओर बाघ भारत के हिमालय की तराई से लेकर सुंदरवन, मध्य भारत, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर तक फैला हुआ था। इसी दौरान वैज्ञानिकों ने एक गंभीर तथ्य सामने रखा। बाघों की संख्या तेजी से गिर रही थी। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित वन्य जीव को खो सकता था। राष्ट्रीय पशु केवल गौरव का प्रतीक नहीं होता, वह राष्ट्र की प्राथमिकताओं का भी प्रतीक होता है। इसीलिए निर्णय लिया गया कि ऐसा जीव राष्ट्रीय पशु बने जिसकी रक्षा पूरे देश की जिम्मेदारी बने। साल 1972 भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी ओर जंगल सिमट रहे थे। बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा था। वन्य जीवों के लिए कोई एक समान राष्ट्रीय कानून नहीं था। इसी वर्ष भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कानून बनाया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यह कानून केवल शिकार रोकने के लिए नहीं था, इसने पहली बार पूरे देश में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान किया। इसी दौर में भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे 3 प्रमुख कारण थे। पहला, बाघ पूरे भारत की जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरा, बाघ विलुप्ति के कगार पर पहुंच रहा था, इसलिए उसे राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण की आवश्यकता थी। तीसरा, यदि बाघ बचेगा तो उसके साथ विशाल वन क्षेत्र और हजारों अन्य प्रजातियां भी सुरक्षित रहेंगी। यहीं से भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि राष्ट्रीय गौरव केवल स्मारकों से नहीं बल्कि प्रकृति की रक्षा से भी जुड़ा है। 1970 के दशक की शुरुआत तक दुनिया भर में बाघों की स्थिति चिंताजनक हो चुकी थी। अवैध शिकार, खाल और हड्डियों का व्यापार, जंगलों की कटाई और बढ़ती आबादी ने बाघों का अस्तित्व संकट में डाल दिया था। भारत में कई ऐसे वन क्षेत्र थे जहां कभी बाघों की दहाड़ गूंजती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा था। यह केवल एक वन्य जीव का संकट नहीं था, यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन की चेतावनी थी। सरकार, वैज्ञानिकों और वन अधिकारियों के सामने अब एक ही प्रश्न था, क्या अभी भी समय बचा है? 1 अप्रैल 1973 भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने विश्व वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में नई दिशा दी। इस दिन शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि राष्ट्रीय अभियान के रूप में देखा। शुरुआत में देश में केवल 9 टाइगर रिजर्व चुने गए। इन क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा, वैज्ञानिक प्रबंधन और शिकार पर सख्त रोक दी गई। वन रक्षकों की संख्या बढ़ाई गई, कोर और बफर क्षेत्र की अवधारणा विकसित की गई, स्थानीय समुदायों के साथ संवाद शुरू हुआ। वहीं दुनिया देख रही थी कि क्या यह प्रयोग सफल होगा। और आने वाले वर्षों में भारत ने यह साबित किया कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक प्रबंधन और समर्पित वन कर्मी साथ हों तो विलुप्ति की ओर बढ़ती प्रजाति को भी बचाया जा सकता है। आज भारत में 58 टाइगर रिजर्व्स हैं जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं और देश के लगभग 2.56% भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, सरकार को कैसे पता चलता है कि जंगल में कितने बाघ हैं? क्या वन कर्मी हर बाघ को अपनी आंखों से देखते हैं? इसका जवाब है जी नहीं। आज भारत दुनिया की सबसे उन्नत वन्य जीव गणना प्रणालियों में से एक का उपयोग करता है। हजारों कैमरा ट्रैप जंगलों में लगाए जाते हैं। हर बाघ के शरीर पर बनी धारियां इंसानों की उंगलियों के निशान की तरह अद्वितीय यानी एक दूसरे से अलग होती हैं। इन्हीं धारियों के आधार पर प्रत्येक बाघ की पहचान की जाती है। इसके साथ ही साथ पदचिन्ह, मल के नमूने, आवास और शिकार प्रजातियों का वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया जाता है। यही कारण है कि भारत की अखिल भारतीय बाघ आकलन यानी कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन को विश्व की सबसे व्यापक वन्यजीव निगरानी पहलों में गिना जाता है।
साल 2006 में देश में अनुमानित बाघों की संख्या थी 1411। यह आंकड़ा एक चेतावनी था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने संरक्षण के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। 2010 में बाघों की संख्या बढ़कर 1706 हुई और फिर तो हर बार के बाघ गणना में बाघों की संख्या बढ़ती ही चली गई। 2014 में बाघ बढ़कर 2226 हुए, 2018 में 2967 और अंतिम जो गणना हुई थी 2022 में, उसमें अनुमानित मान जो था वो 3652 बाघों का था। आज विश्व के लगभग 70% जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। यह उपलब्धि किसी एक संस्था या एक सरकार की नहीं, बल्कि हजारों वन रक्षकों, वैज्ञानिकों, स्थानीय समुदायों और दशकों से चल रहे संरक्षण प्रयासों का परिणाम है। जंगल में कोई सिंहासन नहीं होता, लेकिन हर बाघ का एक साम्राज्य होता है, जिसे टेरिटरी कहा जाता है। नर बाघ का क्षेत्र कई दर्जन से लेकर सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। यह आकार जंगल, शिकार की उपलब्धता और अन्य बाघों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। मादा का क्षेत्र सामान्यतः इससे छोटा होता है। बाघ अपनी सीमा को मूत्र, पेड़ों पर पंजों के निशान और गंध के माध्यम से चिन्हित करता है। यह जंगल की भाषा है, जिसे केवल दूसरे बाघ ही समझते हैं। यदि कोई दूसरा नर उसकी सीमा में प्रवेश करता है तो संघर्ष हो सकता है। ऐसे संघर्ष कई बार जानलेवा भी साबित होते हैं। इसीलिए जंगल का राजा होना केवल शक्ति नहीं, बल्कि लगातार संघर्ष और जिम्मेदारी भी है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया, जंगल पीछे छूटते गए। जहाँ कभी साल और सागौन के घने वन थे, वहाँ सड़कें बनी, रेल लाइनें पहुंची, खदानें खुली और नए शहर बस गए। देखते ही देखते विशाल जंगल छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। वैज्ञानिक इसे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। शायद आपको लगे कि इससे केवल पेड़ कम हुए, लेकिन असली नुकसान उस बाघ का हुआ जिसके लिए पूरा जंगल ही उसका घर था। अब उसके लिए नए इलाके तक पहुंचना, नए साथी ढूंढना और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना पहले जैसा आसान नहीं रहा। फिर एक दिन वही बाघ किसी गांव के पास दिखाई देता है और लोग पूछते हैं, यह जंगल छोड़कर बाहर क्यों आ गया? लेकिन शायद सही सवाल यह है, क्या हमने उसके जंगल को इतना छोटा कर दिया कि उसके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं? यहीं से शुरू होता है इंसान और बाघ का संघर्ष। एक तरफ गांव वालों की सुरक्षा, दूसरी तरफ एक संकटग्रस्त प्रजाति का जीवन, और इनके बीच खड़े होते हैं वन कर्मी, जो दिन रात बिना किसी शोर के इस संतुलन को बचाए रखते हैं। आज उनके हाथों में केवल साहस ही नहीं, बल्कि कैमरा ट्रैप, ड्रोन, एम स्ट्राइप्स, सैटेलाइट मैपिंग और डीएनए विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकें भी हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी तकनीक जंगल को नहीं बचा सकती, अगर इंसान उसे बचाना ही ना चाहे। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जलवायु परिवर्तन, नई सड़कें, रेल परियोजनाएं और लगातार बढ़ता मानवीय दबाव आज भी बाघ के भविष्य को चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए याद रखिए, हम बाघों को सिर्फ इसीलिए नहीं बचाते कि वे खूबसूरत हैं, हम उन्हें इसलिए बचाते हैं क्योंकि जहां बाघ सुरक्षित रहता है, वहां पूरा जंगल सुरक्षित रहता है, और जहां जंगल सुरक्षित रहता है, वहीं इंसान का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। क्योंकि बाघ सिर्फ जंगल का राजा नहीं है, वह इस बात का प्रमाण है कि जंगल अब भी जिंदा है। आज इंटरनेशनल टाइगर डे पर आइए केवल बाघों की संख्या का जश्न नहीं मनाएं, बल्कि हर उस वनरक्षक, वैज्ञानिक, स्थानीय समुदाय और हर उस अनदेखे नायक को भी सलाम करें, जिनकी वजह से आज भी भारत के जंगलों में दहाड़ गूंज रही है। याद रखिए, अगर बाघ बचा रहेगा तो जंगल बचा रहेगा, जंगल बचेगा तो नदियां बचेंगी, नदियां बचेंगी तो जीवन बचेगा, और शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां भी। इस इंटरनेशनल टाइगर डे सिर्फ शुभकामनाएं मत दीजिए, एक संकल्प लीजिए, बाघ बचाइए, जंगल बचाइए, भविष्य बचाइए। जय हिंद, नमस्कार।